हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सी टेट 2026 का फरवरी का पेपर किस तरह का होता है आप देख लीजिए। इस तरह का एक बुकलेट आपके पास पेपर की होगी, जिसमें आपके सभी विषय संस्कृत को छोड़कर सभी विषय आपके होने वाले हैं सी टेट के। लेकिन संस्कृत के लिए अलग से बुकलेट होगी, वो संस्कृत वालों के लिए केवल अलग से बुकलेट होने वाली है। तो ये बुकलेट इस तरह की बुकलेट होगी। ये पेपर है पिछला फरवरी 2026 का। देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी होगी, अपना नाम वगैरह, अपना रोल नंबर अंकों में, शब्दों में, और परीक्षा केंद्र का नाम और अपने हस्ताक्षर आपको करने होंगे। मित्रों, इस पेपर का जो पहला भाग है वो सभी के लिए, चाहे विज्ञान वर्ग का हो, चाहे आर्ट वर्ग का हो, कला वर्ग का हो, सभी के लिए जो पार्ट 1 है, भाग 1 है, वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। और ये प्रश्न आपके 30 प्रश्न होते हैं, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रश्न ये सभी के लिए कॉमन होते हैं, ये सभी को करने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सी टेट पेपर 2 फरवरी 2026 के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो सीडीपी के सभी 30 प्रश्नों को एकदम सटीक और 100% सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आपका जो पेपर है मित्रों, ये दोनों भाषाओं में आपका होगा, हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा, दो भाषाओं में। और अन्य किसी मीडियम को आपने चुना है पेपर भरते समय तो अन्य मीडियम में भी हो सकता है। यहाँ पर अंग्रेजी में भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी प्रश्न दिया है। तो आपको जिस भाषा में आपको करना है, कुछ शब्द आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहे तो आप अंग्रेजी में भी उनको देख पाएंगे। मैं आपको वीडियो में हिंदी में समझा रहा हूं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से आपको एक छांट करके सही उत्तर को बताना है। पहला ऑप्शन है, शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। फिर है, शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों के उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, किसी पूर्व योजना और पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, या शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो आप उत्तर समझ ही गए होंगे, ये चौथे वाला इसका सही है, शिक्षार्थियों को स्वयं के ज्ञान की रचना करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। मित्रों, निर्देशित खोज बाल केंद्रित और रचनावादी उपागम है। इसमें शिक्षक एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है और विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों एवं संकेतों के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। इस चीज को आप जरूर पढ़िएगा कि नहीं है तो आप निगेटिव वाला आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा, नहीं वाला ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला है, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा, नहीं है का तो यही होगा। बाकी विविध संदर्भों में उदाहरणों की विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना, अवधारणा क्या नहीं है या दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना। यहाँ पर पूछा है वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है, तो नहीं है का ये पहला ही आंसर इसका सही होगा। क्योंकि मित्रों, परिभाषाओं को रटना या ज्यों का त्यों याद करना कभी भी सार्थक समझ का निर्माण नहीं करता है, तो यही इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, मनोगत्यात्मकता और सामाजिक रचनावाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सामाजिक रचनावाद होगा, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर सक्रिय कक्षा का वातावरण सामाजिक रचनावाद पर आधारित होना चाहिए, जैसे कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है, जहां छात्र सहपाठियों और शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान सीखते हैं। तो सामाजिक रचनावाद इसका आंसर हो जाएगा। मित्रों, सी टेट के एग्जाम में कुछ प्रश्न बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसमें पढ़ने थोड़ा आपको जल्दी जल्दी उनको पढ़ना होगा, तभी आप उनको कर पाएंगे। यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन ए दिया है, फिर उसका कारण आर दिया है, दोनों को आपको पढ़ना है और ये बताना है कि दोनों सही हैं या गलत हैं, या एक गलत है एक सही है। तो यहाँ पर है, सहानुभूति या समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। अब यहाँ पर इसका कारण दे रखा है, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। अब इसका आंसर आपको देना है
कि कौन सा सही होगा इसमें से आंसर। 4 आंसर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर है ए आर दोनों सही, दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है और आर गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो अंतिम वाला है। इसमें जो ए वाला जो अभिकथन है वो सही है, लेकिन उसका जो कारण है ये गलत है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि गलत क्यों है, क्योंकि संज्ञान और संवेग भावनाएं आपस में गहरे जुड़े और अंतर संबंधित होते हैं, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, तो ये वाला गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। तो यहाँ पर 4 उत्तर हैं। सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके, या पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा करके। तो मित्रों ये दूसरे वाला इसका सही होगा, छात्रों को उनके अधिक संज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। आपको भी लग रहा होगा यही सही होगा, क्योंकि इसका अपनी सोच के बारे में सोचना, जब बच्चे अपनी सीखने की प्रक्रिया, रणनीतियों और प्रकृति का आत्म मूल्यांकन करना सीख जाते हैं तो वे स्वप्रेरित होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो ये वाला आंसर इसका सही। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण: दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, या व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, या दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। तो ये जो प्रश्न होते हैं मित्रों, ये सब उत्तर एक जैसे ही सही से मालूम होते हैं, लेकिन बड़ी गहराई से इनको देखा जाए तो आंसर निकल के आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आता है तीसरे वाला, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ये वाला इसका सही हो जाएगा। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वह है जहां व्यक्ति किसी कार्य को बाहरी पुरस्कार या प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्म संतुष्टि, रुचि और आनंद के लिए करता है। तो ये वाला आंसर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती हैं। तो ये आपका योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव, विकास का निरंतर विच्छिन्न दृष्टिकोण, या विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण। कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? तो आपने सोच लिया होगा, मैं आपको बताता हूं। दूसरा वाला आंसर इसका सही होगा, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। देखिए, जैविक संरचना प्रकृति से संबंधित है और सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर परिवेश पोषण से संबंधित है। अतः यह प्रश्न प्रकृति बनाम पोषण की बहस को दर्शाता है। हमारे अगले प्रश्न में यहाँ शुरू में ही खाली जगह दे दी है। खाली जगह में इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भरना है। कौन सा ऑप्शन आएगा, पढ़ लेते हैं। के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो मध्य वयस्कता, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या किशोरावस्था। तो ये सीधा आंसर इसका किशोरावस्था होगा। किशोर अवस्था जो है ये किशोरावस्था का मुख्य विकासात्मक संकट कार्य पहचान बनाम पहचान क्रांति होता है, जहां किशोर अपनी पहचान और भविष्य की भूमिकाओं की तलाश करते हैं। तो किशोर अवस्था इसका यहाँ पर आ जाएगा आंसर। मित्रों, परीक्षा की तैयारी करते समय ये अभिकथन और कारण वाले प्रश्न जरूर याद करिएगा। ये बहुत प्रश्न आते हैं सीटेट में। तो अभिकथन यहाँ भी दिया है, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। ये तो हो गया अभिकथन। इसका कारण दे रखा है, समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो अब ये आपको याद रखना है कि सरल प्रक्रिया है कि जटिल प्रक्रिया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें 4 आंसर इसमें आपको दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो इसमें जो चौथे वाला जो है वो सही है, ए सही है और आर गलत है। यानी कि पहला, बच्चे को समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं, ये तो सही है। लेकिन ये सरल प्रक्रिया वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समाजीकरण एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि सरल प्रक्रिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
आगे हमारा प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। अब यहाँ पर प्रतीकात्मक खेल, अमूर्त तर्क, संरक्षण और वस्तु स्थायित्व, ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। आपका जो इसका उत्तर होगा वो होगा दूसरे वाला, अमूर्त तर्क। देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर पूछी गई है। तो औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो 11 वर्ष से ऊपर की होती है। तो इसकी मुख्य विशेषता है अमूर्त और काल्पनिक चिंतन। तो ये चीज अमूर्त वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पे आपको इनमें से चार विकल्प में से शब्द आपको भरना है, के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो जीन पियाजे के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जीन पियाजे का ये जो यहाँ पर दे रखा क्रिया, परिपक्वता, संस्कृति और अनुभव, तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति। देखिए, पियाजे के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को नजरअंदाज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है, सही से मिला हुआ है, कौन सा है? पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान, दूसरा दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाओ, फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा, और कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरे वाला होगा, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाओ। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पहला जो चरण है वो नियमों के जो पनिशमेंट और आज्ञाकारिता वाला है, नियमों के पालन और दंड बुरे परिणामों से बचने पर केंद्रित है। तो याद रखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत भी आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न हमारा है कि जीन पियाजे और लेव वादगोस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? दोनों, ये दोनों के सिद्धांत आपको पढ़ लेने हैं। तो इन दोनों में कौन सा दृष्टिकोण दोनों में समान है? तो बच्चों का विकास चरणों में होता है, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, भाषा संज्ञान को प्रभावित निर्धारित करती है, संस्कृत का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सही आंसर मित्रों हो जाएगा, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, यानी कि दूसरे वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही रचनावादी हैं, दोनों ये मानते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान और अर्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वागोस्की ने प्रस्तावित किया था, तो ये भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। पहला इसमें दे रखा, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य में शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं, और यही आंसर इसका है। ये उनका उन्होंने प्रस्तावित किया था ये कि बच्चों में क्षमता होती है और वे कार्य में शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मित्रों, मैंने आपको पहले ही बताया कि अभिकथन और कारण के बहुत प्रश्न पूरे सीटेट के पेपर में आते हैं। तो यहाँ फिर अभिकथन और कारण वाला प्रश्न आपके सामने आया है। निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। ये तो हो गया अभिकथन। कारण है, बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे घोषित नहीं किया जा सकता। देखिए, दोनों ही कथन गलत हैं, दोनों ही कथन गलत हैं। बच तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? पहला ही वाला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये वाला सही होगा इसका। देखिए कि क्यों? देखिए, बच्चों की आपस में तुलना करना और लेबल लगाना अनुचित है, ये भी पहले वाला भी गलत है। दूसरा है, बुद्धिमत्ता पूरी तरह से स्थिर और केवल जन्मजात नहीं है, इसे सही वातावरण और अवसरों से पोषित किया जा सकता है, जबकि इसमें बताया है कि जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल के कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे
जेंडर स्थिरता का निर्माण करें, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ें, जेंडर भेदभाव को मजबूत करें या जेंडर पहचान को सक्षम करें। तो मैंने आपको बताया था कई कई बार ऐसा होता है प्रश्न, ऐसा लगता है कि ये दोनों सही हैं, ऐसा भी लगता है। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो है जेंडर रूढ़ियों को तोड़ें। देखिए पुरुष और महिला दोनों के जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण देने से यह रूढ़िवादिता टूटती है कि विज्ञान केवल पुरुषों का क्षेत्र है। इसलिए वो जो शिक्षिका कर रही है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। मैं फिर बार-बार कहूँगा कि ये अभिकथन और कारण वाले प्रश्न बहुत आते हैं, इनको आप तैयार ज़रूर कीजिए। यहाँ फिर अभिकथन आया है, सभी लड़कियाँ मेहनती और ईमानदार होती हैं, जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। आप देखिए ये कथन अभिकथन सही है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। फिर है, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ-साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। अब आपको बताना है कि कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों गलत हैं। तो पहले वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला विकल्प आपको गोला काला करना है कि देखिए पहला जो अभिकथन है कि एक लिंग आधारित पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता वाला है कि इसमें सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं और जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। तो ये जो है लिंग आधारित पूर्वाग्रह है जो कि गलत है। ठीक है। दूसरे वाले में बताया है वो भी बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से असत्य है क्योंकि संज्ञानात्मक क्षमताएं और स्वभाव जैविक मस्तिष्क के आधार पर लड़के लड़कियों में विभाजित नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। पेडागोजी के 30 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर के 18वें प्रश्न पे हम पहुंच गए हैं। विद्यार्थियों को सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? यहाँ पर दे रखा है विविधता का सामान्य चित्रण, उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड, कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां। तो मित्रों इसका जो पहले वाला इसका सही आंसर होगा विविधता का सामान्य चित्रण। देखिए जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा के अनुसार कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताएं एक स्वाभाविक और सामान्य विविधता है, ना कि कोई बीमारी है या असामान्यता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। 19वां प्रश्न हमारा है कि वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए जाना जाता है, कहलाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से जो सही आंसर है वो है मानक संदर्भित, चौथे वाला सही है। देखिए मानक संदर्भित परीक्षणों में किसी छात्र के प्रदर्शन की तुलना एक बड़े समूह या अन्य छात्रों के औसत स्कोर से की जाती है। मित्रों इस तरह का प्रश्न भी आपके परीक्षा में आ सकता है। यहाँ पर कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कभी कभी ऐसा आ जाता है सही नहीं है, तो यहाँ पर सही है पूछा है, तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। इसमें से जरूरी नहीं है कि एक सही हो, 2 सही हो, 3 सही हो, ये जरूरी नहीं कि एक ही सही हो, तो इसमें 2 3 भी सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन है आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, बिल्कुल सही है। 2 कथन सही हो गए। फिर आता है आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर तनाव पैदा, देखो डर और तनाव जहां हो गया वो नहीं होगा, नहीं है, गलत है। फिर है आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सही कौन सा है? सही कौन सा है? शुरू के 2 पहला दूसरा सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन थर्ड वाला इसमें सही है। देखिए थर्ड वाले में पहला और दूसरा सही है। ये थर्ड वाले पे आपको गोला लगाना होगा। मित्रों 21वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? तो यहाँ पर है अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों में लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचानें। अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है आपका दूसरे वाला होगा, ये वाला आंसर सही होगा। एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। देखिए 2 अलग-अलग दृष्टिकोण, 2 अलग-अलग लेखों की तुलना करने और उनमें छिपे पूर्वाग्रहों मान्यताओं का विश्लेषण करने से उच्च स्तरीय चिंतन विकसित होता है। तो ये वाला आंसर सही होगा।
फिर हम चलते हैं अपने अगले अभिकथन और कारण वाले प्रश्न पर। कथनों को पढ़ना है। अभिकथन है, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये तो कथन मुझे सही लग रहा है। फिर कारण है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं और छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। मुझे ये भी सही लग रहा है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन वाला कौन सा है इसमें? ए और आर दोनों सही हैं, ये दूसरे वाला ऑप्शन सही है। देखो, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। दोनों ही सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। यहां पर नोट करिए कि नहीं है शब्द आया है, इस चीज को आप जरूर देखेंगे पेपर करते समय। तो अब आपको पढ़ना है, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। ये तो सही है, ये तो गलत नहीं है। पाठ्यक्रम में विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना, ये भी सही है। अब आता है विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। अब आता है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, ये वाला नहीं है, ये नहीं है। तो ये वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है ना नहीं है, तो ये वाला चौथे वाला इसका आंसर सही होगा, क्योंकि पूर्वाग्रह के आधार पर व्यवहार करना विविधता का अपमान है और यह समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल करना है। सही मेल कौन सा है? तो यहाँ पर दे रहा है गति संबंध वैकल्य ठीक से देख सुन बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है, गलत है, सही मेल नहीं है। फिर है गुणज वैकल्य पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है, गलत है, ये भी सही नहीं है। फिर है लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है, ये सही है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। और अंतिम वाला भी आपका गलत है। तो आपका कौन सा सही होगा? ये वाला दूसरे वाला लेखन वैकल्य, यानी कि जिसको आप बोलते हैं डिस्ग्राफिया। इसका संबंध सीधे तौर पर लिखने की अक्षमता, ठीक से पेंसिल ना पकड़ पाना और वर्तनियों की त्रुटि से है। तो यहाँ पर वर्तनी को प्रभावित करता है लिखा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। मित्रों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न 25वां प्रश्न है स्वलीनता। कई बार हिंदी के शब्द समझ में नहीं आते कि स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। तो स्वलीनता समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए अंग्रेजी में भी दिया है स्वलीनता। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटिज्म, ऑटिज्म को स्वलीनता बोलते हैं। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। तो इसमें गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में, अजनबियों के साथ संवाद करने में, बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में। और इसका सही उत्तर है अंतिम वाला, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। देखिए, ऑटिज्म एक रोग है, उससे ग्रसित बच्चे बदलाव पसंद नहीं करते हैं। वे एक ही प्रकार के निश्चित और पूर्वानुमेय ढर्रे में सहज महसूस करते हैं, इसलिए परिचित के साथ दिनचर्या का पालन करने में उनको आसानी होती है। ये चीज आपको नोट कर लेना है दिमाग में। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस चीज को नोट करिएंगे, नहीं है। मैंने कई बार बोला है नहीं है को आपको ध्यान से देखना है। कई बार हम है मान लेते हैं और नहीं पढ़ते नहीं, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर पहला है प्रतिभाशाली बच्चों के में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति कमजोर होती है। देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसमें जिज्ञासा की भावना कम नहीं होती, ज्यादा होती है, और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर नहीं होती, ज्यादा होती है। तो ये वाला आंसर, इसमें नहीं वाला पूछा है तो यही वाला पहले वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब नहीं, ये सब नहीं, नहीं नहीं वाला कौन सा है? पहले वाला, इसी को आपको सही मानना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। अगर विद्यार्थी अपना स्वयं का त्रुटि, अपनी गलतियों का विश्लेषण खुद करते हैं तो वो क्या होता है उसमें? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे भी पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, मैंने इसी को कर दिया है, तो आप इसी को नहीं, आपको चारों ऑप्शन पहले पढ़ने हैं। विद्यार्थियों की समझ में अधिक फासला पैदा करता है, गलत।
विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है, गलत। अधिगम प्रक्रिया में निरर्थक गतिविधि है, बिल्कुल गलत। तो आपका सही आंसर पहले वाला, कि अधिगम स्मृति को बनाए रखने में सहायता करता है। पॉजिटिव आपको सोचना है। अपनी गलतियों का स्वयं विश्लेषण करने से शिक्षार्थियों को अपनी सोच की प्रक्रिया समझने में मदद मिलती है, जिससे अवधारणा स्पष्ट होती है और अधिगम स्थायी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो यहाँ सही लिखा है, नहीं नहीं लिखा है, सही लिखा है, तो उसको सही को देखना है कौन सा पॉजिटिव है इसमें से। तो पहला है, प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है, गलत। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज कैसे करनी चाहिए, गलत। घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में जाना जाता है, गलत। अब यहाँ पे जो सही है वो अंतिम वाला है, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्य विधि उन्मुख होता है। ये वाला आंसर आपका सही होगा। देखिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान का अर्थ है किसी काम को कैसे करना है, हाउ टू डू समथिंग, यानी कार्य विधि। वही घोषणात्मक ज्ञान या डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है को दर्शाता है। 29 नंबर का हमारा प्रश्न है, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय लगता है। फिर यहाँ दूसरी जगह फिर वे अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। देखिए, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है। क्या लगता है? लंबा समय लगता है। और जिनमें लंबा समय लगता है वे लंबी अवधि तक स्मृति में बना रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कम लंबी, और मैंने आपको बताया लंबा लंबी, तो लंबा लंबी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा है? दूसरे वाला, लंबा लंबी। पहले आएगा लंबा, फिर आएगा लंबी। हमारा 30वां प्रश्न आपके सामने है, जो कि पेडागोजी का 30 प्रश्न शुरू के आते हैं, जो कि शुरू में मैंने बताया था 30 नंबर के 30 प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले जैसे आपको बताया, फिर अभिकथन और कारण वाला प्रश्न आया। तो आप अभी तक मैंने जो 30 प्रश्न आपको बताए उनमें आप बताइए मुझे कि कितने ऐसे प्रश्न हैं जो अभिकथन और कारण के आधार पर हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि कितने प्रश्न ऐसे हैं जो अभिकथन और कारण पर 30 में से आए हैं। तो अभिकथन पढ़िए, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। तो बिल्कुल सही, मुझे ये कथन अभिकथन सही लग रहा है, पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाता है। देखिए, दूसरा है, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सही, मुझे ये भी सही लग रहा है, दोनों ही सही लग रहे हैं। तो ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही हैं। तो कौन से वाला ऑप्शन इसमें से होगा? यहाँ पर देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी कि दूसरे वाले पर आपको गोला करना होगा। तो इस तरह से ये 30 प्रश्न आपके पेडागोजी के थे। तो मित्रों, ये था हमारा पार्ट 1 भाग 1, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित था, जिसमें कि 30 प्रश्न हमने इस वीडियो में देखे। जो आपका भाग 2 यानी कि पार्ट जो सेकंड पार्ट होगा इसका, वो आपका साइंस वालों के लिए विज्ञान और गणित का होगा, और अन्य जो आर्ट वर्ग के हैं, कला वर्ग के हैं, उनके लिए सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का पार्ट सेकंड होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। तो उनको आपको बहुत अच्छे से करना होगा। तो मित्रों, ये थे सीडीपी के हमारे 1 से 30 तक के प्रश्न, जिसको हमने विस्तृत रूप से हल करने का प्रयास किया। आपका 30 में से कितना स्कोर बन रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।